जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं श्वेता नरेश आंटी को। आंटी, आप प्लीज गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जैसा नाही को दे जिस मस्तक भागो, तो लागा से गुरु जी को और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, जैसा इस वाणी में बोला गया है, यह बिल्कुल सच है कि इससे बड़ा देश कोई धरती पर नहीं है। और आज तो धरती क्या कहें, हम त्रिलोक में कहीं नहीं है, क्योंकि आज बिकॉज ऑफ दिस जूम सत्संग हम कॉमन लोग भी ये समझ पाए हैं कि गुरुजी महाशिव थे। परंतु बहुत साल पहले जब गुरुजी से मुलाकात हुई थी, तब ये समझ हमने नहीं थी, खासकर मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं थी। संगत जी, इस प्लेटफॉर्म पर आज हम सब मिलकर गुरुजी का गुणगान करेंगे और सुनेंगे। पहली बार जब मैंने ये सब सुने थे, तब स्टेज में मैं बैठी थी और मुझे यही लगा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि गुरुजी जैसे हमेशा हम अब सुनते हैं क्या करते थे, किसी भी सड़क को खड़ा करते थे और ये कहते थे कि बता खड़ा होके कि मैंने तेरा क्या क्या कल्याण किया। फेयरली, ईमानदारी से उस वक्त ये दृष्टि नहीं थी जो आज है, ये समझ नहीं थी जो आज है। बस यही लगा ये कैसे गुरु हैं, खुद सबके बीच में खड़े होके अपनी बातों के बारे में क्या सिखा रहे हैं। लेकिन आज समझ आया है कि गुरुजी ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि सत्संग करने से सत्संग करने वाले का और सत्संग सुनने वाले सभी का बहुत कल्याण होता है। और हम सबको लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो टेंशन्स हैं, उसके आंसर इसी सत्संग में, एक ही सत्संग में हम सबको मिल जाते। तो संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू करूंगी आज। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, एक नादान बालक से एक समझदार। मैं अपनी औकात नहीं मानती, फिर भी मैं अपनी तरफ से कहूंगी गुरुजी, चाहे छोटी से आपका शिष्य मैं हूँ और आपका हाथ मेरे साथ। तो इस सेवा को मैंने उनसे प्राप्त किया और जो मैंने इस जर्नी में सीखा, समझा और जो गलतियां की, आज हम उन सभी को ही डिस्कस करेंगे, उन सबके बारे में बात करेंगे। अगर कहीं कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, तो गुरु जी और संगत जी हाथ जोड़कर आप सबसे मैं माफी मांगूंगी। बाकी मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना है, बहुत सी चीजें हैं जो मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, क्योंकि सत्संग वही है। कुछ ऐड हुए हैं लाइफ के ईयर्स के साथ साथ, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ मेच्योरिटी गुरु जी के दरबार की मिली है। उन सबको मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि विक्रम अंकल को मैंने यही बोला था, अंकल हो ही तो सत्संग है, इतनी बार रिपीट कर देंगे। तब भी उन्होंने यही बोला था जो गुरु जी ने बोला था कि हर बार जब आप रिपीट करते हो तो कोई और पर्सन होता है जिसका आप आंसर देते हो, और हर बार जब मैं रिपीट करती हूँ तो हमारी संगत को कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग मिलती है। तो संगत जी, मैं सबसे पहले यही बताऊंगी कि ये बात है 2000 एक्चुअली 1997-98 में मुझे एक डिजीज हुई थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उस टाइम वो डिजीज इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। तो बेसिकली आजकल पॉपुलर इन द सेंस कि आजकल ज्यादा पब्लिक को इंडिया में ये डिजीज है, तब नहीं हुआ करती थी और इसकी मेडिसिन भी बहुत लिमिटेड मिलती थी और मुझे वो मेडिसिन सूट नहीं कर रही थी।
तो 1999 में मेरी सिस्टर मेरे को बहुत बार बोल रही थी कि एक गुरुजी हैं वहां चलो। एंड संगत जी, उस टाइम में हम ऐसे ही किसी को गुरुजी के पास ले जाने की हिम्मत नहीं रखते थे। एम्पायर एस्टेट में कहीं ना कहीं से को मैसेज मिलता था गुरुजी की तरफ से किसी के भी थ्रू कि आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो उसको लेके आए। जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से तो मेरी सिस्टर को उसके सीनियर जाते थे, वो बार बार कह रहे थे और मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी। और संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेसिकली हम लोग जब मिडिल क्लास सेल्फ मेड होते हैं और एजुकेटेड होते हैं, सो कॉल्ड एजुकेटेड, तो हमें लगता है कि ये ह्यूमन बॉडी में गुरु और ये सब चीजें नहीं बिलीव करते। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करती थी, मैं शिव जी को बहुत मानती थी और शायद उसके नाम से जुड़ के मैं उस दरबार तक गई। ये बाद में पता चला, बहुत देर से पता चला कि वो दरबार तो उस महाशिव का ही था और वो 1 साल लगातार मुझे बुलाता रहा और मैं नादान, मूर्ख, अज्ञानी उसके इनविटेशन को नकारती रही, नहीं स्वीकारा। लेकिन अंत में वही बात है, वो बुलाते भी हैं। शिव पुराण जैसा समझ आया है, वो अपनी माया भी रचते हैं, हमें भूल भुलैया में भी डालते हैं और फिर उस माया और मुंह से निकाल करके हमें रास्ता भी वही दिखाते हैं। तो संगत जी, अल्टीमेटली 2000 की बात है, जून का महीना था, छुट्टियां चल रही थी बच्चों की भी। और मेरी उस वक्त हालत ये थी कि मैं 5 ग्राम चपाती भी पूरे दिन में नहीं खाती थी। जैसे ही कुछ खाती थी या तो वॉमिट होता था या मोशन पास करती थी जिसमें ब्लड आता था। तो संगत जी, मेरी सिस्टर ने उस दिन रात को आके मुझे बहुत इंसिस्ट किया और बोला आप बैठो मेरे साथ चलो। बिकॉज रात के टाइम कौन सा गुरु होता है। अब मैं भी था खा चुकी थी दवाइयों से और तब मैं स्टीरॉइड्स लेना शुरू कर चुकी थी। एंड स्टीरॉइड्स इज नॉट अ रेगुलर मेडिसिन, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स है लेकिन लॉन्ग टर्म तक हम नहीं ले सकते। तो वही बात हो गई, जब सबने ठुकरा दिया तो कॉल्ड साइंस ने। आज तो हम सब जानते हैं सारी साइंस गुरु जी के आगे फेल है, बट तब तो हम पढ़े लिखे थे, इतनी समझ नहीं थी। तो सब जगह से जब मैं ठुकराई गई थी, पढ़ाई लिखाई साइंस मेडिकल डॉक्टर, तो मुझे लगा चलो जो वर्ड गुरु जी का है कि ये तो लेटेस्ट ट्राई वाले हैं, कि ट्राई करके देख लेते हैं, शायद कुछ हो जाए। तो संगत जी, मैं उसी लिए आई थी गुरु जी के पास। अब प्रॉब्लम ये थी, मुझे हर 2-3 घंटे में वॉशरूम जाना ही पड़ता था, जैसे डायरिया के पेशेंट को जाना पड़ जाता है जल्दी जल्दी, वो रिस्क मुझे थी। और मुझे डर भी लग रहा था कि कहाँ जाओगे, वहां वॉशरूम होगा, अरेंजमेंट सही होंगे कि नहीं होंगे। एनी हाउ, हम लोग अल्टीमेटली विवेक विहार से वहां तक 1.25 रास्ता होता है समझ जी, पहुंचे। बाद वो समझ नहीं आ रहा था, बट मेरी सिस्टर मुझे बार बार यही बोल जा रही थी, दीदी चुप रहना, कुछ बोलना मत। बिकॉज मैं बहुत रीजनिंग करती थी संगत जी, हर चीज में वाई एंड हाउ होता था, जो गुरु जी का बिल्कुल गुरु जी के लिए नो वर्ड है, बट मेरा सबसे पहले ही होता था ये क्यों करूं और कैसे हुआ। सिस्टर इसीलिए मुझे बार बार बोल रही थी कि कुछ मत कहना, जस्ट फॉलो करना, जो लोग बोलेंगे वो ही करना। और वो मेरे पीछे पीछे थी, हम लोग अंदर आए। जैसा कि हम में से बहुतों का ये एक्सपीरियंस है कि कोई गुरु होंगे, भगवे और कपड़े पहने होंगे और या तो दाढ़ी मूछ होगी, बस जैसा कि हम जानते हैं एम्पायर स्टेट की स्टेयरकेस से नीचे उतर के जब राइट में टर्न किया संगत जी, आई वाज शॉक्ड। कोरे चिट्टे, इतने बढ़िया अटायर में, ब्यूटीफुल इंटीरियर रूम का, मतलब वो कहीं से किसी गुरु की या किसी आत्मा की स्टेज थी। इतना ब्यूटीफुल प्लेस, इतनी जगह, इतना पीसफुल, तो खैर उस वक्त नहीं समझ आया था क्योंकि उस वक्त मेरा क्रिटिकल माइंड ज्यादा चल रहा था और सरेंडर वाला माइंड तो उस वक्त था ही नहीं मेरे पास। चलो
सिस्टर पीछे पीछे तब संगत जी हम आते थे, जैसे ही संगत आती थी आकर गुरु जी के चरण स्पर्श करते थे, माथा टेकते थे, फिर वहां नीचे या ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रीट में हमें बैठा दिया जाता था। संगत जी हमें भी बैठाया गया, मैंने भी माथा टेका और जैसे बाकी लोगों ने किया हमें ऊपर बिठा दिया गया। नीचे क्राउड था या नहीं था, लेकिन हमें गाइड किया गया आप ऊपर जाइए। ऊपर जाके मैं बैठ गई। ऊपर जाके भी मेरा दिमाग ज्यादा चल रहा था, बस मुझे एक ही था कि भैया जो भी हो इस बीमारी से ठीक कर दो तो मैं आपको मान जाऊंगी। फिर वहां भी मैं मेडिटेशन पे बैठ गई, पानी चल रही थी, म्यूजिक अच्छा था, क्योंकि तभी मेडिटेशन थोड़ा बहुत मैं कर लेती थी। तो मुझे यही लगा मेडिटेशन में कि अगर ये सच्चे गुरु हैं या पहुंचे हुए हैं तो इन्हें समझ आ रहा होगा कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और मेरे कर्म जो एज ए ह्यूमन बीइंग होने चाहिए एवरेज में, कोई गलत चीजें मैंने नहीं की हुई तो वो मुझे ब्लेस कर सकते। और संगत जी मेरा एम सिर्फ उनसे एक ही ब्लेसिंग लेना था कि मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरी जान छुड़ा दो इस बीमारी। इतने में हमें नीचे बुलाया गया संगत जी। तब गुरु जी सारी संगत को अपने हाथ से प्रसाद देते थे, कोई भी प्रसाद होता था। उन दिनों में जनरली बर्फी या लड्डू प्रसाद ज्यादा होता था। हम नीचे आए, संगति वो बिलीव दोनों हाथ में पकड़ने वाला इतना बड़ा लड्डू प्रसाद मेरे हाथ में दिया गया और वो लड्डू प्रसाद लेके हम सब लोग बाहर निकल जाते थे। बाहर रोड पे खड़े होकर उसे फिनिश करते थे, फिर हैंड वॉश करके हम वापस आते थे। संगति इतना बड़ा लड्डू, मीठा मैं वैसे ही कम खाती थी। सिस्टर मेरे पीछे, दीदी इसको फिनिश करना है। तब तक किसी का ये पॉइंट नहीं होता कि ऐसे खाया तो दवाई है, घर जाके खाया तो मिठाई है। तो ये चीजें तो अब धीरे धीरे समझ आ रही हैं। मुझे वो समझ नहीं थी, बट सिस्टर को शायद ये बताया गया था, उनके जो सीनियर थे, कि यहाँ पे जो भी मिलेगा उसको पूरा का पूरा फिनिश करना। तो मुझे समझ में आए 5 ग्राम चपाती खाने वाला पर्सन इतना बड़ा लड्डू कैसे खा लेगा। रमन जी थोड़ा थोड़ा जैसे मर्जी खाया, बिकॉज छोटी सिस्टर थी, डांट रही थी, उसका पूरा राइट बनता था और वो इंसिस्ट कर करके खिला रही थी और मैं भी खा रही थी। वापस आए, तब तक मैंने ये शब्द नहीं सुने थे कि यहाँ खाने से ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वापस आए, उसको फिनिश करके अंदर आके बैठे। थोड़ी देर बाद नीचे बुलाया गया। ये बीच में बैट लगी हुई थी और साइड में लोग बैठे हुए थे, हम भी वहां बैठ गए। मतलब मुझे पहली बार लाइफ में ये देखा कि कोई 4 जने जो नोन है या अननोन है एक साथ खाना खाए। तो मुझे ये तो याद नहीं है उसमें क्या क्या था, क्योंकि कोई भाग ही नहीं था। सामने गुरुजी बैठे थे, प्लेट लगाई गई, 8 चपाती, बस ये याद है चटनी थी, 8 चपाती दिख रही थी इतनी सारी, और साथ में मिर्ची वाली चटनी। बाकी सब्जियां मुझे ध्यान नहीं, और मुझे ये बोला गया 2 चपाती पूरी आपने खानी है। आई थिंक 1.5 साल से 2 साल से मैंने 2 चपाती एक साथ खाई। वहां भी ये इंसिस्ट किया गया, सिस्टर बाई चांस साथ ही बैठी थी कि दीदी इसे फिनिश करना। संगत जी उसे फिनिश किया, कुछ नहीं पता, बस सारा टाइम मंगो नहीं मनो नहीं, इसका उल्टा मांगती रही कि मुझे ठीक कर दो, बस मैं आपके पास आई हूँ, मुझे ठीक कर दो, अगर कर सकते हो तो। ये मेरा सेंटेंस था जो मेरे मन में घूम रहा था। वो लंगर प्रसाद हमने खाया संगत जी। हाँ, मेन चीज, एक बार मैं वॉशरूम वहां गई, बट मतलब कि जो चीज का मुझे डर था कि मुझे मोशन की टेंशन हो गई या कुछ होगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी हम वापस घर आए रात को, कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई भाव नहीं थे, बस ये था कि देखते हैं, ठीक हो गए तो गुड, वेरी गुड, मान जाएंगे। संगति रात को वहां आए और 2000 के आसपास दिल्ली में लाइट बहुत जाती थी, 2 से 3 घंटे जाती थी। पता चला कि लाइट गई हुई है 2-3 घंटे से, और तब संगति इन्वर्टर्स होते थे और जनरली इतनी लाइट जाती थी बड़े बड़े घरों में कि आपको लाइट 2-3 घंटे बाद फैन बंद हो जाते। तो मुझे भी यही लगा, मुझे गर्मी बहुत लगती थी, मुझे लगा इतना खाना खाया है, लाइट गई हुई है, अभी इन्वर्टर बंद हो जाएगा और तेरा जो हाल होगा श्वेता, वॉमिटिंग और डिस्टर्बेंस होगी।
बट संगत जी, यू वोंट बिलीव, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। घर आई, आके मैं सो गई। लाइट कब आई कब नहीं आई मुझे नहीं पता। और सुबह उठी तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं पूरी तरह से इतना बड़ा मिरेकल मेरे जैसे पापी के साथ हो गया, बट कंपैरेटिवली कंट्रोल में थी प्रॉब्लम। बस अब मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया। जो गुरुजी हमेशा बोलते हैं बात छोड़ के आया कर, कि पक्का इन्होंने ना खाने में स्टीरॉइड्स डाले होंगे। बिकॉज जैसे मैं स्टीरॉइड स्टार्ट करती थी, मेरी प्रॉब्लम इमीडिएटली विद इन 1.5 डे स्टॉप हो जाती थी और मेरी डाइट बढ़ जाती थी। तो नेक्स्ट डे भी मतलब कि मेरे को लगा काफी कंट्रोल है, सब कुछ है। मैंने कहा नहीं, स्टीरॉइड्स डाले होंगे इन्होंने, खाने में मिक्स किए होंगे और इसीलिए मेरे को ये असर हुआ। देन मेरे लॉजिकल माइंड ने ये भी बोला कि श्वेता ये नहीं हो सकता, क्योंकि चपाती तो 2 और सेम क्वांटिटी सब पर्सन खा रहे थे। 10 साल का बच्चा भी खा रहा था, 15 साल के लोग भी खा रहे थे, 80 किलो वेट वाला भी। बिकॉज स्टीरॉइड्स आपके बॉडी वेट से ज्यादा नहीं दिए जा सकते, तो ये नहीं हो सकता, इतना ब्लाइंडली वो स्टीरॉइड्स नहीं डाल सकते। चलिए संगत जी, ये सब चलता रहा, कोई ऐसा आस्था या विश्वास या कनेक्शन नहीं जुड़ा। बट घर आके मैंने अपने हस्बैंड को ये सब बताया था। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, 2 महीने बाद, आई थिंक जुलाई अगस्त की बात होगी, अगस्त में 1.5-2 महीने बाद ऐसे ही मैंने बोला, नरेश चले हम लोग एक बार और। तो मेरे हस्बैंड, मैं उनको ब्लाइंड बिलीवर बट जहां भी कहती थी, लेकिन जहां भी कोई भी रिचुअल तो नहीं खैर, लेकिन गॉड की बात आती है, ईश्वर की बात आती है, भक्ति की बात आती है, तो ये कभी पीछे नहीं हटते, हाथ जोड़ के माथा टेक लेते हैं। मैं विद लॉजिक्स एंड रीजन ही करना पसंद करती थी। तो उन्होंने बोला हाँ चलते हैं। तो संगत जी, अब यहाँ से जो मेरी जर्नी है गुरु जी के साथ, जो मुझे नहीं थी पता कि मेरा शिव मुझे अपने पास बुला चुका है और वो छोटे छोटे खेल मेरे जैसे नादान बालक के साथ खेल रहा है, लेकिन वो तो एंजॉय कर रहा था। और अब मैं भी उन एक्सपीरियंसेस को बहुत एंजॉय करती हूँ कि कितनी मूर्ख कितनी नादान थी मैं। तो संगत जी, जैसे हम सेकंड टाइम वहां गए, सबसे पहली चीज तो हमारे पास फीएट थी। फ्रेंकली स्पीकिंग, फीएट मीन्स थोड़ी बहुत पुरानी थी। कई बार हमने पुराने टाइम में देखा है कि फिर धक्का मारा और चला, कहीं पे रुक भी जाती थी, रेडिएटर में पानी खत्म हो गया, गर्म हो गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, देखो भाई इस फीएट में तो हम जाएंगे नहीं, रात का टाइम होता है, अंधेरिया मोड़ है, वहां पे बच्चे के साथ जाना है। तो गाड़ी वाड़ी रुक गई। उस टाइम संगत जी उधर कोई लाइट की फैसिलिटी और कुछ नहीं होता था, बहुत ज्यादा डार्क और सुनसान होता था। देन हमने क्या किया संगत जी, उन दिनों में ओमनी मारुति वैन व्हाइट वाली आई हुई थी और इसको लोग रेंट पर दिया करते। हमने संगत जी किसी से वो रेंट पर ले ली मारुति वैन विद ड्राइवर, और उसमें हम गए। संगत जी, फ्रेंकली स्पीकिंग उस टाइम मुझे ये लगा था गुरुजी सामने है, वो जानते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा किराया लेते, बहुत ज्यादा है ये। चलो हम पहली बार था चले गए कि फीएट में नहीं जाना है, रात का टाइम होगा, रिस्की हो जाएगा जाना और आना। हम गए वहां पर, संगत जाते ही जैसे ही जूते उतार के मैं अंदर गई, कोई सोच सकता है कितनी नादान मैं होंगी। मैं माथा टेक रही हूँ गुरु जी को और बस मांग रही, मैं उनसे मांगा मैंने कुछ भी नहीं। और यही मैंने देखा है, गुरु जी कहते हैं कि मांगो मत, मुझे मानो। मैंने मांगा भी नहीं, मैंने माना भी नहीं, बस मैंने सिर्फ दिमाग चलाया, जो उन्होंने पहले दिन से बोला था वहां छोड़ के आया करो। माथा टेकते हुए बोला, यार देखो ये जो गाड़ी लेके हम आज आए हैं ना, किराया बहुत है, इतना किराया मैं नहीं दे सकती आपके पास आने के लिए, और फील्ड में मैं आ नहीं सकती, आप देख लो क्या करना। माथा टेक के ये ख्याल सा आ रहा था, श्वेता का सपोर्ट दिस मच रेंट कि आकर के इतना किराया करके हम इनसे मिलने आए। बस ये ख्याल सा आया था, ना मैंने मांगा था ना उन्होंने मुझे बताया कि मैं क्या। संगत जी, हम बैठे, लंगर खाया और बाहर निकले। एक पॉजिटिव सा था, एटमॉस्फेयर अच्छा था, वाणी चलती थी, तब मुझे भी वाणी इतनी समझ नहीं आती थी,
लेकिन वाइब्रेशन समझ आ जाती थी। बाहर आए। अब संगत जी, दूसरी मैसेज, सिंगला अंकल, हम नहीं जानते थे उसका नाम सिंगला अंकल है, उसको बाहर खड़े हैं मेरे हस्बैंड के पास। अभी तक मैंने वहां पे किसी से बात नहीं करी थी, और संगत जी वहां पर कोई भी किसी से बात करता भी नहीं था, हमें परमिशन ही नहीं था, आज्ञा ही नहीं थी, बिना कहे एक डिसिप्लिन था जिसको हम सब फॉलो करते थे। अंकल आके नरेश को बोलते हैं, गुरु जी कहने टीचर दिमाग ना बड़ा लॉजिक चलाता है, इन्हों समझाने में टाइम लगता है, इनको जरा देर से समझ आता है। नरेश को, उनको नहीं था पता, नरेश मेरे किसी और को वहां पता था, एंड आई एम टीचर। तो गुरु जी ने पहले दिन ये मैसेज दिया कि नरेश ने तो इमीडिएटली सरेंडर कर दिया, लेकिन श्वेता को सरेंडर करने में बहुत टाइम लगेगा। आज संगत जी सितंबर मंथ आ गया, मम्मी के घर में गई थी, छुट्टियां थी, ऑटम ब्रेक होता था। वहां पे मम्मी के साथ वाले घर में मेरी ड्रीम कार सीएट दे करके, उस टाइम मारुति आई थी मार्केट में, व्हाइट मारुति ही थी जो मैं प्लान कर रही थी। डैडी एकदम बोलते हैं साथ वाले जो कोठी है उसमें मेरा मैनेजर फ्रेंड रहता है, वो बाहर जा रहा है और अपनी मारुति कार वो बेचना चाहता है, सेकेंड हैंड है, तुम ले लो, और बिल्कुल चलाई भी नहीं। जनरली उस वक्त हम अपनी कार को ले जाके अपने गेट के सामने कवर करके अच्छे से रखते थे, वीकली उसको वॉश करते थे। तब इस तरह से नहीं होता था कि हमने सारी गाड़ियां बाहर उठा के रखी हुई है, अच्छे से मेंटेन कार थी। एंड संगत जी, मैं जून में गई थी उनके पास, डेट मुझे याद नहीं है, जुलाई एंड या अगस्त में मैं फिर गई थी, जब मैंने उन्हें बोला था कि मैं किराया नहीं दूंगी, फिएट में मैं आऊंगी नहीं, आप जो करना है। सितंबर में व्हाइट मारुति की चाबी लेके फिएट को वहीं डैडी के घर छोड़ के मैं वापस अपने घर आ गई। ये बातें अब समझ आती हैं, नादानों ने कैसे बहलाया और कैसे समझाया। गुरुजी कई बार कहते थे जो अब समझ आता है, और सुनने के बाद देखो भी कुछ होता है कि ना, मैं ये मिरेकल करना नहीं चाहता, लेकिन तुम सबको बुलाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। अब समझ आता है कि मेरा सदगुरु कितना मेहरबान था मुझ पे, कि मेरे जैसे नादान ने बोला कि मैं बिना बोले ये एक्सप्रेस किया कि मैं नहीं आऊंगी किराया देकर और फिएट में, और उसने मेरे लिए बिना मांगे गाड़ी अरेंज कर दी। तो संगत जी, ये बहुत सारी नादानियां हुई शुरू में, छोटी छोटी चीजें बिना मांगे सिर्फ भाव से आती रही। कोशिश हमारी यही रहती थी कि मंथली या 2 मंथली जाओ, ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा मैं जा भी नहीं पाती थी और जाती भी नहीं थी, और भाव भी इतना नहीं था। ये था कि थोड़ा सा बिलीव बढ़ गया था, और वो बड़ा था, लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई। ये मेडिसिन का इफेक्ट था, कुछ प्रमोशंस हो गए, कुछ फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट हो गए, तो लगा हाँ शायद ब्लेसिंग आ रही है। जैसे एक नादान एक नालायक शिष्य करता है, तो संगत जी ये जर्नी चल रही थी, और तब तक अभी मंत्र जाप का भी इतना अच्छे से समझ नहीं थी। अब संगत जी एक और सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ, और हाँ, एक छोटा सा सत्संग और है जो उस वक्त बहुत छोटा था, जब तक मैं बहुत ना समझती। संगत जी, इसी व्हाइट मारुति में हम लोग एक बार गुरु करके आ रहे थे, शायद कोई फंक्शन था, और तब फंक्शन ही गुरु जी के बड़े मंदिर में हुआ करते थे। तो हम बड़े मंदिर से आ रहे थे या किसी फंक्शन से वापस आ रहे थे गुरु जी के। संगत जी, तिवोली से पहले आपने देखा होगा जो रोड है उसके लेफ्ट में, अब तो खैर काफी शॉप से बन गई है, बिल्कुल सुनसान रास्ता था, और बीच में रेलिंग थी ऑपोजिट साइड पे जाने के लिए, 4-5 फीट की काफी लंबी रेलिंग। संगत जी, हमारी मारुति चल रही थी, आ रही थी नॉर्मल स्पीड, फैमिली में ला के जाता। अचानक पीछे से कॉलेज, उन दिनों में कॉलेज और ये काफी चलती थी जीप, कॉलेज आ रही थी, और उसका हॉर्न बड़े अलग तरीके से बज रहा था और टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ आ रहा था। मैं पीछे मुड़ के भी देखा कि ये क्यों ऐसे ही चला के आ रहा है, लगा शायद इसने पिया हुआ है, बड़े गलत तरीके से वो चलाता हुआ आ रहा था।
और अचानक संगत जी समझ नहीं आया क्या हुआ। वो कॉलेज एकदम से उसका स्टेयरिंग घूमा और अपने लेफ्ट चला गया। लेफ्ट में बाउंड्री वॉल्स काफी सारी लगी पड़ी थी, तो उससे टकराई गाड़ी और राइट में घूम के सीधे एक तरह से उड़ करके रेलिंग क्रॉस करके तिबोली वाली साइड यू टर्न लेके खड़ी हो गई थी। एंड संगत जी वो गाड़ी जब टर्न हो रही थी वो हमारी मारुति से 6-7 इंच दूर होगी, आधा फुट दूर होगी, और हमें कुछ भी नहीं समझ आया। सारी गाड़ियां रुक गई, वो गाड़ी उल्टी हो गई, यू टर्न लेकर के सीधी ही ऑपोजिट साइड खड़ी हो गई। और लोग जब वहां गए तो ड्राइवर ठीक था, कुछ नहीं हुआ था, वो फटाफट से गाड़ी चला के ले गया। जो भी लोग वहां आए थे उन्होंने यही बोला, बाकी सब गाड़ियां रुकी हुई थी, कि अगर ये 4-5 इंच और पीछे की तरफ होती तो मारुति को उड़ा देंगे बिल्कुल। एंड संगत जी उस वक्त नहीं समझ आया, उसके सालों बाद भी नहीं समझ आया ये क्या था। ये मेरा वो 100% था जिसका 90 मेरे गुरु ने अपने ऊपर ले लिया और मुझे सिर्फ 10 ही दिखाया। हाँ संगत जी, ये बातें बहुत देर से समझ आई कि ये सब उस गुरु की मेहरबानी थी। अगर थोड़ी भी चोट लगती, कुछ होता, शायद मेरा मन यही कहता कि हम तो गुरु जी से मिलने आए थे और हमें ये चोट भी लग गई। बट अब हम सब जानते हैं हमारे 100 से 90 तो वो अपने ऊपर ले लेता है, हमें सिर्फ 10 काटने होते हैं। और सचमुच गुरु जी, हम इस 10 को भी काटते हुए इतना परेशान हो जाते हैं, इतने थक जाते हैं, इतने बेजार हो जाते हैं, फिर तुमसे मांगने आ जाते हैं कि प्लीज इसे भी माफ कर दो। लेकिन अब धीरे धीरे ये भी समझ आ रहा है कि मांगने में और ब्लेसिंग्स में फर्क होता है। अब तो बस यही लगता है कि आपके दर पे बैठे रहे, आपके चरणों में बैठे रहें और वो दिन वो क्षण दोबारा वापस आए और ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आपने दी हैं उसे फील करते रहें। संगत जी, लेकिन ये भी सच है कि ये एक आम इंसान की जर्नी थी जो अपने गुरु की तरफ बढ़ रहा है, और अभी भी उस जर्नी में सिर्फ इतना ही हुआ है कि उसे ये समझ आया है कि हाँ, मेरा गुरु महाशिव है। संगत जी, एक और छोटी सी नादानी वाली कहानी सुनाती हूँ आपको अपनी मैं। संगत जी, ये 2000 आई थिंक 9 या 10 की बात होगी, तब तक गुरु जी समाधि ले चुके थे। तो जनरली तब पहले क्या होता था, दिवाली वाले दिन बड़े मंदिर में सुबह से ओपन होता था, किसी भी टाइम पे हम लोग चले जाते थे। बाहर गेट पर ये आयरन के डिजाइनर गेट रखे होते थे, उस पर कैंडल्स वगैरह लगा के माथा टेक के आ जाते थे। बहुत बड़ा फंक्शन उस वक्त मैंने नहीं देखा था, क्योंकि जनरल तो चले जाते थे कि शाम को फंक्शन होगा, और एक जो बचपन से फीलिंग थी कि शाम को तो दिवाली वाले दिन घर रहना चाहिए, दिवाली पूजा करनी चाहिए, तो फीलिंग तक चल रही थी। तो संगत जी, मेरा बेटा वापस हुआ था, ऑस्ट्रेलिया था, वापस आया हुआ था, तो उन दिनों में हमने ये गाड़ी हमारे पास दूसरी थी, मारुति निकाल ली थी। 2 गाड़ियां क्या करनी थी ये सोचते कि मैं और मेरे हस्बैंड अकेले हैं, एक ही गाड़ी थी उस वक्त। तो मेरे बेटे ने बोला पापा मैं शाम को घूमने जाऊँ फ्रेंड के साथ दिवाली वाले दिन पूजा वगैरह करके, तो आप टाइम पे आ जाए। मैंने कहा चलो नरेश, एक बार गुरुजी से मिल के आते हैं, वहां कैंडल्स और दिए रखाएंगे, शाम को ये लोग जला देंगे। फंक्शन एक तरह से 2 लोग पूजा जला देंगे। संगत जी, दिवाली वाले दिन मेरे अंदर एक फीलिंग थी जो बचपन से डाली गई थी कि शाम को पूजा के टाइम आपके दरवाजे पे फूल डले होते हैं और डेकोरेट किया होता है दरवाजा आपका घर का, और लक्ष्मी पूजा में हम नए कपड़े पहनते हैं। तो ये बचपन से आती थी, भरी हुई थी, बहुत ज्यादा मैं भी रिचुअल नहीं थी कि इतने वो चीजें मैं नहीं करती थी, लेकिन दिवाली के लिए एक अलग फीलिंग थी। अब मेरा मेन काम क्या रह गया था, मेरे डेकोरेशन नहीं हुई थी, मेन एंट्रेंस गेट की। तो मैंने बोला ये भी डेकोरेशन भी करना नरेश, हम जल्दी से जाके जल्दी से वापस आ जाएंगे। अब देन आज वापस आकर पूजा करनी है और फिर बेटे को गाड़ी हैंड ओवर करनी है, तो मैं करूं, मैं नए कपड़े अभी पहन जाऊं जो दिवाली के लिए हैं, या मैं वापस आके पहन।
फिर कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा वापस आके टाइम मिले ना मिले तो अभी पहन ले। मुझे लगे व्हाइट सूट जाएगा पूजा में बैठने से पहले कि इतनी दूर जाना है आना है। तो संगति आप ये देखिए, ये जो इफ बट एंड वाई ये जो लगे हुए थे मेरे दिमाग में, हम जब गए हैं गुरुजी के मंदिर की तरफ, कि एक तो फिर दिमाग में आया कि जब वापसी पे आएंगे तो रास्ते में एक फूलों का एरिया पड़ता है जहाँ पे गुरुजी के दरबार के से आते हैं तो कहीं से फूल मिलते हैं। मैं कहा वहां से फूल लेकर आती दरवाजे पे लगा दूंगी और पूजा कर लेंगे। मैंने सूट पहन लिया। बस दो ही चीजें थी, जल्दी घर आके बेटे को गाड़ी हैंड ओवर करनी है, मेरा सूट खराब नहीं होना चाहिए किसी हाल में, तीसरा था मेरे दरवाजे पे संगत जी मैं, मेरा बेटा, मेरा सूट, मेरे घर के दरवाजे पे फूल लगने हैं, लक्ष्मी जी का वेलकम होना। बस इसी अहम को और इसी वहम को लेकर के मैं मंदिर पहुंची। और उस साल पहली बार, मुझे ठीक से याद नहीं था, 2009 था, 10 था, पहली बार हमें पता चला कि आज जो है हॉल बंद है। आज से जो दिवाली के दिन मंदिर शाम को 5 बजे खुलेगा दर्शन के लिए। अब सिर्फ बाहर जो समाधि पर माथा टेक लो आप, और जो बाहर गणपति जी की मूर्ति पर माथा टेक लो। अब मैं समझ नहीं आया क्या करें, बाहर टेंट वेंट फैले हुए थे, कुछ सामान सेट हो रहा था, दरवाजा बंद था। अब बड़ा मन उदास हुआ कि गुरुजी से मिलने आए थे, मत्था नहीं टेक पाए अंदर जा करके। तो अब मैंने सोचा चलो चलते हैं, घर को पहुंचना है। इतने में एक अंकल मिले वहीं पर ही। तो मैंने बोला अंकल भेज दो ना अंदर, ट्राई लेटेस्ट ट्राई वाला, मुझे लगा शायद मान जाए। कहते नहीं आंटी अंदर तो नहीं जा सकते, अभी तो दरबार लगा भी नहीं है ठीक से अंदर, तो हाँ आप सेवा करना चाहते हो तो आप जा सकते हो। फिर वो मुझे घर जल्दी पहुंचना है, गाड़ी हैंड ओवर करनी है, घर सजाना है। मैं 1 मिनट के लिए रुकी, और जनरली मैं यही करती हूँ, जब मुझे समझ नहीं आता और नो नहीं कहना होता, मैं अपने हस्बैंड को आगे कर दी। मैंने अंकल अच्छा मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ। मैं बोला नरेश देखो अंकल, और मेरे यही करते हैं, नो कहने के लिए उन्हें आगे भेजती हूँ, वो यस कह देती, वो बोलते हाँ हाँ करेंगे बिल्कुल करेंगे। एक और टेस्ट, अगर ने बोला कि आंटी अगर सेवा करने के लिए आओगे ना, कम से कम 2-2.5 घंटे आपको सेवा करनी पड़ेगी। एक नया टेस्ट। फिर मैंने अपने हस्बैंड के देखा, समझ जाओ घर जाना है, बहुत काम। मेरे हस्बैंड बोलता है हाँ करेंगे कोई बात नहीं। चलो हमने अब चुपचाप चल पड़ी। मैं दिमाग में वही 3 चीजें चल रही थी। पीछे के दरवाजे थे, हमने जहाँ से म्यूजिक रूम है वहां से अंदर ले जाया गया संगत जी। अंदर दरबार में शिव जी की मूर्ति बाहर से वाला एरिया खाली था, फिर अभी डेकोरेशन नहीं थी, तो गुरु जी का बहा हुआ था और आसन लगा हुआ था, सिंहासन जो है गुरु जी का। अब संगत जी सारे अहम वहम और मैं गुरु जी बैठ गए। सबसे पहला काम जो उन्होंने बोला, अंदर मगू आंटी से पूछना वो आपको सेवा बताएंगे। मैं अंदर एंटर किया, मैंने कहा मगू आंटी सेवा मुझे अंकल ने भेजा है, आप लिख रहे जी। सबसे पहला काम, एंटर करते ही मुझे लगा कि मैं अपना सूट समझ रही थी, काफी लंबा फैला हुआ था उन दिनों में वो नीचे, और मेरे माइंड में एक डेविल सा आइडिया आया। वो भी गुरु जी का ही मिरेकल था या उनकी लीला थी, उस वक्त ये बातें नहीं समझ आती थी कि श्वेता कितना मजा है ना कि तेरे को पोछा लगाने को बोले यहाँ पर, फिर तेरे सूट का क्या होगा। थोड़ी सी शैतान मैं भी थी, अपने आप ही ये ख्याल आया। अंदर आते ही मगू आंटी ने मेरे हाथ में एक डस्टर दिया। डस्टर देके बोला आंटी आप वो सामने जहाँ पे शिव मूर्ति रखी है और सारा एरिया है उसको क्लीन कर। और संगत जी वहां पर थर्मोकोल के बड़े बड़े पीसेस काट के गुरुजी के आसन के आगे वो पंडाल सा बनाया जाता था। और वो आप जानते हैं थर्मोकोल को अगर आप घर में कभी काटते भी तो उसकी बॉल्स चारों तरफ फैल जाती, वो सारी बॉल्स भरी। और मैं वहां जाके इधर से बॉल्स हटाऊं वो उधर जाए, नीचे घूम के घुटनों के बल मुड़ के सफाई कर रही। पहला वह मेरे सूट का क्या होगा, गुरुजी ने वहीं खत्म कर दिया। उन्होंने अपने दरबार में मेरे सूट से सफाई करवाई, पूरा सूट नीचे फैला है, दरबार साफ हो रहा है।
अब उसके बाद आंटी ने बोला आधे घंटे बाद जब वो क्लीन हो गया, आंटी ऐसा करो आप लोग लंगर खा लो। लंगर खा खिलाया गया सेवादारों को। वापस आके मुझे बोलती है आंटी एक काम कर, मेरा दूसरा मैं जो गुरुजी के आगे थर्मोकोल का वो मोल्ड बना हुआ था, लाल गुलाब के फूल और टूथपिक्स, आंटी बोलती है टूथपिक लो और ये इस पूरे मोल्ड के ऊपर लगाओ जो गुरुजी के सिंहासन के आगे उनका दरवाजे बनता है, जैसा कि अभी हमारे ये स्वरूप में भी लगा हुआ है, ये जूम के उस पे भी लगा हुआ है, ऐसे कुछ मोल्ड थर्मोकोल। मेरे मन का दूसरा वह है कि मेरा दरवाजा लक्ष्मी जी आएंगी फूलों से सजा होना चाहिए। नहीं था पता सतगुरु, बिल्कुल नहीं था पता कि मेरे हाथों से आप कितना बड़ा कर्म कटवा रहे हो, मेरे हाथों से आप अपना दरवाजा सजवा रहे हो। लेकिन अकल नहीं थी, समझ नहीं थी, लेकिन शायद कुछ ऐसा कर्म मेरा था। सच में मुझे वो आज तक नहीं समझाया कि उसने मुझे चूज किया, मुझे अपने पास बुलाया और मुझे ये सेवा दी। वो सब करके हम बाहर आए, पर थोड़ा शांत हो गया था मन उसके बाद ये अलग से एक सेवा मिली। घर पहुंचे, लक्ष्मी पूजा भी हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे गुरुजी ने अपनी भक्ति में लीन किया, अपने साथ जोड़ा, ये सब चीजें समझ आ रही। धीरे धीरे जो नासमझी के रास्ते हैं, दरवाजे हैं, वो खुलते गए संगत जी। अब संगत जी एक और सत्संग सुना रही हूँ। इसमें जो मंत्र जाप गुरुजी ने बोला था कि अगर आप कुछ भी, पॉइंट वही है कि कई बार ऐसा होता है संगत जी कि आप अचानक बेचैन होते हैं, अचानक किसी परेशानी में होते हो और आपको कोई रास्ता नहीं दिखता। तो बस मैंने ये समझ लिया है और आपको भी ये बता रही हूँ, कभी भी कहीं भी कुछ समझ ना आए, कोई रास्ता ना दिखे, परेशानी का कोई कारण ना, एक ही रास्ता है, एक ही लाइट है, एक ही डेस्टिनेशन है, एक ही उपाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी यही मंत्र जाप की शक्ति मैं आपको बता रही हूँ। एक बार की बात है, मेरा बेटा हॉस्टल से आया हुआ था, कॉलेज कर चुका था, ये MBA कर रहा था। उसके किसी फ्रेंड की शादी थी, या भाई की या बहन की, तो इन पंजाब जाना था, चंडीगढ़ की तरफ। तो ये 3-4 बच्चे गए थे गाड़ी लेकर के। तो इसने मुझे वहां से दूसरे दिन फोन करके बोला कि मम्मा अभी शादी आज है, तो रात को शादी 11-12 बजे ना हम निकलेंगे, तो 2:30-3-4 बजे तक हम वापस पहुंच जाएंगे, तो इजी हो जाएगा। तो जैसा कि आम मदर्स करती हैं, बच्चे बाहर हैं, रात को आने हैं, तो मुझे भी बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, गाड़ी अपने बच्चों ने आना है, रात के टाइम आना है। अचानक 11 बजे उनका फोन आता है कि मम्मा हम लोग ना वापस नहीं आ रहे क्योंकि लेट हो गया है, तो अब हम सुबह निकलेंगे 4 बजे और 6-7-8 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब मुझे लगा चला बच्चा सड़क पे नहीं है, अंदर है, आराम से मैं संगत जी 1:30-2 बजे एकदम से मेरी आंख खुली, बहुत रेस्टलेस, बहुत बेचैन, कुछ समझ ना आए। और जब ऐसी बेचैनी होती है, रात का होता है, गलत ख्याल आते हैं, एकदम से हम जो भी अपने नियर डियर है उनके बारे में सोचते हैं कि सब घरों में सेफ है, तो फिर थोड़ा रिलैक्स होते हैं। बस मुझे भी लगा कि मेरे बेटे ने साफ मना किया था कि हम रात को सड़क पे नहीं निकलेंगे, हम वही शादी में ही रहेंगे। मुझे लगे फिर क्यों बेचैनी हो, बट उस वक्त अंदर से आवाज आई और मैं मंत्र जाप करने बैठी। समझिए आधा पौना घंटा मंत्र जाप करके मैं सोने के आधे घंटे बाद, मतलब 3-3:30 बेल बजी और मेरा बेटा घर पे था। मैंने बोला तुम तो कह रहे थे हम रात को वहीं रुकेंगे, इसमें सब लोग चले गए, तो हमने बोला 12 बजे निकलते। आके वो सो गया, कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ आया। काफी दिनों बाद उसने बोला पता है मम्मा उस रात क्या हुआ था, रात को 2 बजे जब हम आ रहे थे, एक गाड़ी ऐसे आई है, वो लेन छोटी थी कि हमें लगा हम उड़ जाएंगे।
मतलब एक ऐसा एक्सीडेंट होते होते बचा था जिसका रिजल्ट बहुत गलत होने वाला था। और ये वही टाइम था संगत से, जब मेरे गुरु ने मुझे जगाया था, उठाया था, और उसने मुझे बताया कि श्वेता उठ, तेरा 90% मैंने काट दिया, बट 10% जो तेरा फर्ज है, जो कर ऐसा मिला है। कभी भी कोई भी रीजन, कोई भी कारण है, एक ही चीज है जो आपको उससे परेशानी से बचा सकती है। एक ही रास्ता है, एक ही लाइट है, मंत्र जाप। जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ। बहुत छोटा सा है, लेकिन थोड़ा फिर से स्टूपिड सा है, नादान है। जनरली हम कोशिश करते थे जब बड़े मंदिर जाते थे, कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कहीं भी पॉजिटिव काम हो रहा हो तो मैं, हवन भी हो तो मैं सबसे आगे बैठूं, पूजा हो रही हो तो मैं आगे बैठूं। पॉइंट ये होता था, मुझे हमेशा ये लगता था कि जब मैं ज्यादा पास बैठती हूँ तो मुझे ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगे। जनरली हमें ये लगता है। तो यही चीज होती थी जब भी मैं एम्पायर स्टेट जाती थी, कितनी भी रश हो, कुछ भी हो, जैसे ही जी का मत्था टेक के मैं उठती थी संगत जी, तो गुरु जी के राइट साइड और संगत की लेफ्ट साइड में 3 जनों के बाद चौथी सीट मुझे हमेशा खाली मिलती थी। और हमेशा मैं 3 के बाद चौथी सीट पे ब्लैंक जगह मिलती थी, मैं वहां बैठ जाती थी। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड कभी म्यूजिक रूम के बाहर, कभी पीछे, कभी ऊपर बैठे, एंड फिर वही मैं। और मुझे हमेशा एक फील था इंटरनली कहीं कि शायद मैं लॉर्ड शिवा से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हूँ, मैं मेडिटेशन ज्यादा करती हूँ, ये बच्चा है अभी, और मेरे हस्बैंड अपने काम में बिजी रहते हैं, तो इसीलिए गुरुजी मुझे अपने पास बुलाते। मीन्स आई एम मोर डेडिकेटेड, आई एम मोर प्योर सोल। ये एक मान था, अभिमान भी कह सकते हैं मेरे अंदर। और कितने सालों बाद जब एक बार मैं किसी के घर में सत्संग कर रही थी, उस वक्त मुझे ये समझ गुरु जी ने दी और रियलाइज कराया कि नादान, मैं अपने और नसीबों उन लोगों को बिठाता हूँ जिनके खुद के कर्म बहुत काले होते हैं, बहुत बुरे होते हैं। जिनके कर्म हल्के होते हैं उनको तो मैं दूर कर देता हूँ। तेरे को तो मैं इसलिए और पास बुला रहा था कि तेरे कर्म कटवा। संगत के ये नए का खेल शायद उनके साथ मैंने बहुत ज्यादा चलाया। और पहली बार सिंगला अंकल के थ्रू उन्होंने मैसेज दिया था कि टीचर्स को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अक्षय पुराण समझने के पढ़ने के बाद मुझे ये भी लगता है कि शायद ये उसकी लीला है, ये उसका खेल है, वो उसकी रचना आता है। और अब तो बस यही समझ आता है कि जैसे भी रखो साईं, जैसे भी रखो स्वामी, जैसे भी रखो महाराज, बस ये समझ आपने दे दी है कि आपने अपनी शरण में बुलाया है। मुझे सचमुच आज भी नहीं मालूम गुरु जी कि मुझ में ऐसा क्या था कि आपने मुझे बुलाया, लेकिन आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे चूज किया, आपने मुझे अपनी चॉइस बनाया। बस मैं यही कहूंगी कि अब आप ही मुझे शक्ति देना कि मैं इस मान को संभाल के रख पाऊं। सभी अब रिसेंट संडे आऊंगी वो 2023 और 24 के है। तो संगत जी 2023 में 22 में मैं रिटायर हो गई थी, और 23 में मुझे शिफ्ट करना था, बेंगलोर आना था अपने बेटे के पास। ये अप्रैल मंथ की बात है। तो हम दोनों जब बेंगलोर आ रहे थे तो बच्चे सारा दिन बिजी है बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही था कि हम यहाँ से अपने मेडिकल टेस्ट वगैरह, जनरली होता है जब पेरेंट्स 60 ईयर के होते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं अपने टेस्ट कराओ, रेगुलर करो, डाइट रखो, ये रखो। तो मैंने भी अपने सारे टेस्ट कराए थे। तो एक दिन ऐसे ही मेरे हस्बैंड 10,000 स्टेप्स हम दोनों लेते हैं डेली, वॉक पे जाते हैं, कोई पसीना नहीं, कोई बेचैनी नहीं। मेरे हस्बैंड ने नेक्स्ट वीक हमारी फ्लाइट थी बेंगलोर की, मुझे बोला श्वेता ऐसा करते हैं, जिस 8 स्पेशलिस्ट के पास तू टेस्ट कराने गई थी ना अपने सारे, मैं भी करवा लेता हूँ, क्योंकि फिर हम बेंगलोर चले जाएंगे 3-4 महीने के लिए, वहां पे बच्चों को क्या तय। नहीं तो क्या हुआ,
कितनी, एक दिन पहले उन्हें रात को नींद खुली थी, तो इन्होंने बोला था मुझे रेस्टलेसनेस हो रही है, तो मैंने बोला एसिडिटी की दवाई लो। नरेश ने एसिडिटी की दवाई ली और सो गए, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिसके लिए तुम बेचैन। देन नेक्स्ट डे इन्होंने, थर्सडे था, बोला तेरा डॉक्टर कब बैठता है, हम उससे एक बार टेस्ट करा लेते। नहीं बोले चलो आप कह रहे हो करा ले। संदर जी, जनरली जब बच्चे दूर होते हैं आफ्टर कोरोना, आपको एक ही डर होता है, हस्बैंड वाइफ अकेले रह रहे हो कि रात परेशानी हो कुछ हो तो क्या करेंगे। वो डर मेरे पे बहुत बार हावी होता था कि अकेले क्या करेंगे हम दोनों। आपके डरों को भी गुरुजी खुद ही संभालते हैं संगत जी, वो मौका ही नहीं आने देते। संगत जी, हम दोनों आराम से चाय पी करके गए कि वापस आप डिनर करते हुए आएंगे, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने वही रूटीन ईसीजी लिया, टीएमटी कराया, एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, नॉर्मली जा रहे हैं, सुबह 10,000 स्टेप करके आए हैं, योगा करके आए हैं, वॉक करके आए हैं, बैंक का काम करके आए हैं। डॉक्टर ने बोला प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट लिया और इनके टेस्ट कराए। इनके जो ब्लॉकेज निकली संगत जी, दैट इज 95% ब्लॉकेज। और उन्होंने बोला अभी स्टंट डलेगा। स्टंट डलने की बात हुई, वहीं पे डॉक्टर से, सारे डॉक्टर्स से बात हुई, बेटा भी आ गया, स्टंट डल गया संगत जी, विद इन 2 3 डेज ये सब हो गया। और स्टंट डलने के बाद आईसीयू में मेरे हस्बैंड बोले मैं तो अच्छा भला चल रहा था, मुझे ऐसे ही उठा के ले गए, डॉक्टर के पास ले गए। ये तो बात ही आता है कि गुरु जी ने जो हमारे डर कि रात को अकेले कैसे जाएंगे, भागेंगे दौड़ेंगे कैसे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने दी। नॉर्मली वॉक करके डॉक्टर के पास गए, चेक कराया और टेस्ट करवाए और स्टंट डाला। आराम से 2 दिन के अंदर ये सब हो गया। और सबसे बड़ी बात, और तब तक हम प्रिपेयर थे कि बाईपास भी हो सकता है, बट स्टंट मुझे नहीं पता। मैंने अपने बेटे को बोला मैं तो 2 दिन के कपड़े लेके चल रही हूँ, मुझे पता है दूसरे दिन हम घर पर नहीं। स्टंट से हुआ और आईसीयू में जो नरेश का बेड नंबर था दैट वाज 7, और नरेश के साथ वाले बेड पे जो पर्सन था वो उनसे 10 साल छोटा, उसके अभी 95% ब्लॉकेज, उसको एक हार्ट अटैक पड़ चुका था और वो अभी यू कैन से कि आईसीयू था, ऑक्सीजन पे 2 दिन से रखा हुआ। हमें ऐसी कोई चीज नहीं होने दी। फिर वही बात आ जाती है, 90% तो वो ले जाते, खुद पर ले जाते हैं, 10% तो हमें ही सहना है। संगत जी वापस आए हैं और जैसे ही मैंने नरेश के बेड का रूम नंबर देखा नेक्स्ट, मेरा नरेश गुरु जी खुद आए हैं, आपको लेकर के आए हैं और आपको लेकर जाएंगे। अब संगत जी 2023 में ये सब हो गया। अब मैं आपको 2024 की बात बताती हूँ। फिर अप्रैल है, मैं बेंगलोर आ गई थी, गुरुजी ने मेरे बेटे को बेटे से ब्लेस किया था, तो बेबी के पास थी। नरेश ने बोला मैं कुछ काम निपटा के 27 अप्रैल सैटरडे था को आऊंगा। संगत जी ध्यान देने वाली बात है, नरेश वहां अकेले थे। कई बार होता है, कई लोग ऐसे बोल देते थे कि स्टंट डल गया है, ये है, आप इनको अकेला नहीं छोड़ के जाओ, ये करो वो करो। मैंने कहा नहीं गुरुजी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगति, नरेश को 26 को सैटरडे को आना था। मेरा बेटा भी बेंगलोर में से ही गया हुआ था अपने किसी विजिट पर, उसको भी 26 को फ्राइडे को आना था बेंगलोर, नरेश को सैटरडे को आना था। अचानक से नरेश ने बोला भैया मेरी ना 27 की नहीं 25 की टिकट करवा लो। क्यों? क्योंकि मेरा एक फ्रेंड कनाडा जाने वाला, वो यहीं रहता है, तो मैं उसको सी ऑफ करने चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ इस बार। मेरे खुद ही 27 की जगह 25 की टिकट करवा लिए और 1 महीना मैं इधर थी और मेरे हस्बैंड दिल्ली में थे, अकेले थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं था। 2 दिन के लिए वो एक्सटेंड मतलब कि प्री करवा लिया, प्री पोन करवा लिया इन्होंने टिकट। 25 की रात को 9 बजे गए, खाना खाया और सो गए। उधर से मेरा बेटा भी बोला कि 26 को आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद माय बेबी, और वो भी 25 को ही वापस आ गया इंस्टेड ऑफ 26। मैंने अपनी मीटिंग वापस आ गया। ये सब उसका किया होता है संगत जी। 25 की रात को नरेश सोया, आराम से सोए, सुबह 5:30 बजे, 4:30 बजे श्वेता, तो मुझे लगा मेरे ऊपर कोई गिरा।
देखा नरेश फेंट हुए हैं और मेरे ऊपर हाथ उनका गिरा हुआ। 1 मिनट बाद एकदम से मैंने इनको हिलाया तो वो उठ गए। एकदम से उनकी बॉडी लीन सी लग रही थी। मैं क्या हुआ, मुझे लगा शायद शुगर लो हो गई है, सुबह से एक्सर्ट कर रहे हैं। मैंने अपने बेटे को फोन करके दूसरे कमरे से बुलाया, वो आया, पूछा, नरेश ने बोला आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। 4:30 पौने 5 हो गए थे। तो मैंने कहा बच्चे तुम भी रात को बहुत 1 बजे आए हो, तुम जाके सो जाओ। मैंने नरेश को बोला आपको मैं चाय और टोस्ट दे देती हूँ, कुछ खा के मेडिसिन ले लेना अपनी। संगत जी, मैंने बोला, नरेश कहते मैं ब्रश करूंगा। बाथरूम में सामने खड़े हैं, मैंने बोला आप ऐसा करो, बात इस पे टॉयलेट सीट पे बैठ जाओ, क्लीन है बिल्कुल, ब्रश करो, खड़े होके मत करो। मैं तब तक चाय का पानी रख के गैस पे वापस आई रूम में। नरेश को टूथब्रश पकड़ाया। संगत जी, एकदम से खड़े खड़े नरेश ब्रश पकड़ते पकड़ते वापस गिर गए दोबारा। पूरी बॉडी छोड़ दी, हाथ पैर जवाब, आंखें बंद, बिल्कुल जैसे पूरी बॉडी मेरे पे। मैं भी नीचे बैठ गई। लकीली उन्हें कुछ चोट नहीं लगी। मैं नीचे बैठी, मेरा थोड़ा सा हाथ छूट गया। संगत जी, फिर मैंने अपने बेटे को बुलाया। उसी वक्त इन्हें मणिपाल इमरजेंसी में ले गए सामने। और उसके बाद उन्होंने टेस्ट किए, होल्डर रखा, उनको डाला और फिर बताया कि शायद पेस मेकर लगेगा। विद इन 1 मंथ 7 डेज का फिर लगा और सब रूल आउट हो गया। वो 1 महीना शायद मेरी और हमारी परीक्षा का टाइम था। बट अब गुरुजी ने ये समझ ली है कि जो भी मैं करूंगा वो मेरी प्लानिंग है और हमारे लिए सबसे बेस्ट है। संगत जी, 27 तारीख को नरेश ने आना था, 26 तारीख को मेरे बेटे ने आना था और 25 तारीख को ये सब 26 की सुबह होना था। कैसे सदगुरु खुद ही फोन करके नरेश का टिकट पहले करवाया, बच्चे के बहाने से उसको बुलाया। वरना जो भी हो, मुझे किसी न किसी को रिक्वेस्ट तो करनी पड़ती कि गाड़ी लेके चलो, कि जो मेरी डॉटर इन लॉ है वो छोटा बेबी है 3 महीने का, उसको लेके कहाँ भागते हम सब लोग सुबह सुबह हॉस्पिटल के लिए। वो भी जो डर हमारे अंदर है, जो बेचैनियां हैं, वो भी वो सदगुरु जानता है और उसे वो खत्म करता है। वो हमेशा हमारे साथ है। और संगत जी, अब धीरे धीरे समझ आता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ, मेरी जर्नी तो ऐसी हो गई है कि अब मुझे मांगो नहीं, मानो, उस पर पूरा विश्वास है, उसके मंत्र जाप पर विश्वास है, उसके जल प्रसाद पर विश्वास है। और मैं यही कहूंगी, मेरी जर्नी की स्पीड बहुत छोटी थी। मुझे नहीं पता मेरा कितना कितना कर्म था जिसके वेट से मैं धीरे चल पाई। बट आज हर दिन मुझे ये पता है कि मेरे सदगुरु ने मेरा हाथ थामा हुआ है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जब उसने मुझे अपने पास बुलाया है, उसने मुझे अपनाया है, उसने मुझे चूज किया है, अपना बनाया है, तो वही मेरी संभाल करेगा, मेरे को अपने रास्ते पर चलाएगा। संगत जी, हम सबको यही मानना है, अगर आज हम इस सत्संग में बैठे हैं तो ये उनकी मेहरबानी है, ये उनकी महिमा है और ये उनकी लीला। और कभी कभी छोटे छोटे टेस्ट वो अगर हमारे लेता है, जितनी जल्दी हम समर्पण करना सीखेंगे, जितनी जल्दी हम उसके पास आपको कर देंगे, उतनी जल्दी वो हम आगे जाएगा। और हमें बस उसका शुक्राना करना है, उसके ग्रेटिट्यूड में रहना है। और संगत जी, उसके ग्रेटिट्यूड और शुक्राने का एक ही तरीका है संगत जी, जो हाथ जोड़कर मैं आप सबसे कहूंगी, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन गुरु जी कहलवा रहे हैं तो मैं कह रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा शब्द बाणी चलाई 2 घंटे और उसी शब्द बाणी से उन्होंने बोला तुम्हारी मेडिटेशन होती है, तुम्हारा कनेक्शन बनता है। शब्द ही हमें सुनवाए और उसी से हमारे सारे पाप कर्म खत्म किए और हमारा कल्याण किया और हमें ऐश करवाए। तो संगत जी, अब गुरु जी का बर्थडे आने वाला है, हम सब बड़े शौक से गुरु जी का सत्संग करते हैं। एक चीज जो हम सबको समझाई जा रही है, गुरु जी की बस यही हमेशा पॉलिसी रही थी या रूल रहा था या विश्वास रहा था कि जितना भी आप डिसिप्लिन रखोगे
और सादगी रखोगे उतनी ब्लेसिंग्स ज्यादा। गुरु जी के प्रसाद के एक एक कण में ब्लेसिंग्स हैं। अगर हम बहुत ज्यादा प्रसाद, डिफरेंट टाइप का प्रसाद प्लेट में डाल देंगे तो उसका मान नहीं हो पाएगा, वो ब्लेसिंग हमें नहीं मिल पाएगी। और गुरु जी का जब प्रसाद बनता है, ब्लेसिंग उसी में प्रोसेस होती है, उसी से ही हमारे अंदर आती है। जितना सिंपल वो प्रसाद होगा उतनी ब्लेसिंग अलग से होंगी, सॉफ्ट होंगी। और शब्द वाणी अगर हमें बजानी है तो शब्द वाणी ही चलानी है 2 घंटे। उसके बाद हम भजन करें, हम अपने सत्संग शेयर करें, हम अपनी लाइव सिंगिंग करें, तो वो गुरु जी को बहुत बड़ा यू कैन से श्रद्धांजलि होगी। गुरु जी को हम जिस तरह से बुके और फ्लावर देते हैं वो ही अर्पित करें। उसकी जगह हम शब्द वाणियां अर्पित करें तो हमारे गुरु जी भी बहुत खुश होंगे और हम सबके भी कर्म बहुत अच्छे से कटेंगे। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि गुरु जी के सत्संग में शब्द वाणी को दीजिए और सिंपल प्रसाद रखिए, ताकि को भी ये ना लगे कि मैं अपने गुरु को अपने घर नहीं बुला सकता, मैं अपने गुरु की सेवा नहीं कर सकता। सिंपल एक प्लेट में अगर आपने दाल, सब्जी और चटनी रखी और रोटी रखी है, मेरा गुरु पराठे और चाय के साथ भी हमारे साथ बैठ के भोग लगाता है। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है हमारी सादगी की, हमारे डिसिप्लिन की, हमारे भाव की। तो संगत जी, आज हम सब मिलकर गुरु जी को यही कहेंगे कि गुरु जी, आपने हमें अपना बनाया है, आपने हमारा हाथ पकड़ा है, आपने हमें अपने पास अपने दर पे बुलाया है। तो अब जो भी हमारी मंजिल है हमें नहीं मालूम, वहां तक आप ही हमें लेके जाना और अंत तक अपना हाथ पकड़े रखना और हम सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।